फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज वीडियो पुस्तक प्रसंग में मेरी ये पुस्तक है दूरदर्शन और सामाजिक विकास। ये पुस्तक 1991 में छपी कलकत्ते से। डब्ल्यू न्यूमैन एंड कंपनी ने इसे छापा और ये जब पुस्तक मैंने लिखी तो मुझे जेएनयू से पीएचडी की है 87 में। मैंने पीएचडी 86 में जमा की, 87 में अवार्ड हुई। उसके बाद में मैंने तय किया कि मुझे कोई रिसर्च करनी चाहिए। और जब मैंने रिसर्च के बारे में निर्णय लिया तो हमारे मित्र हैं जो कि मीडिया के बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर सुधीर पचौरी, उन्होंने मुझे इसके लिए सजेस्ट किया कि ये पुस्तक जब पर जो मैंने काम शुरू किया टेलीविजन पर, उस समय 89, 88, 78, 87 इस समय टेलीविजन ज्यादा लोग नहीं देखते, तो टेलीविजन ज्यादा था भी नहीं। मैंने ये पुस्तक अपने मित्र सुधीर जी को ही समर्पित की, लेकिन ये मेरा एक लॉन्ग टर्म मिशन था जिसमें कि मुझे लंबे समय तक रह के मीडिया का अध्ययन करना था। मतलब ये नहीं था कि खाली पुस्तक लिख के ही मीडिया के अध्ययन को रोक देना है। और मैंने तब से यानी 87 के बाद से मैं लगातार टेलीविजन पर पढ़ता रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पढ़ता रहा। मेरी कोई मीडिया को लेकर कोई शिक्षा नहीं थी, मैं मीडिया के बारे में जानता भी नहीं था। मैंने किसी से इसकी सिनॉप्सिस बनाते हुए भी किसी से मदद नहीं ली। आइडिया जरूर इनिशियली कि किस मीडिया पर काम करें, ये इनिशियली आइडिया सुधीर जी का ही था। और ये पुस्तक उस क्रम में धीरे धीरे अपने आप इवॉल्व हुई और मेरी इसमें बहुत व्यापक तौर पर शिक्षा भी हुई। मैंने 3-4 साल की मेहनत के बाद में ये पुस्तक लिखी और मेरी जहां तक जानकारी है, ये अकेली पुस्तक है भारतीय भाषाओं में जिसमें कि रेडियो टेलीविजन की, जो कि पहले सरकारी माध्यम थे, रेडियो टेलीविजन की जो पूरी की पूरी डिबेट है 1930 से लेके 87, 88 तक भारत में, भारत सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर जो विभिन्न समितियां बनी, कमेटियां बनी, उनकी किस तरह की रिसर्च रही है, वो किस तरह से सोचती रही हैं और किस तरह की प्रॉब्लम इसमें आई है रेडियो टेलीविजन के क्षेत्र में, उस पूरी की पूरी रिसर्च, जांच रिपोर्ट्स, उसमें अनेक इंडिपेंडेंट जांच रिपोर्ट भी हैं जिनको कि इसमें बहस के लिए केंद्र में रखा गया। उन सबको केंद्र में रख के एक ढांचा मैंने बनाया। और संयोग की बात, जो कि मेरा एरिया नहीं था, जैसा कि मैं कह रहा हूं, मेरा एरिया नहीं है, मीडिया मेरा एरिया नहीं है, लेकिन मैंने मीडिया की अपने तरीके से एक छानबीन शुरू की, एक अध्ययन शुरू किया। और उस अध्ययन के क्रम में एक खास तरह का एक पर्सपेक्टिव इनिशियली मैंने अपने लिए बनाया था, वो मैंने इस पुस्तक में रखा। मैंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के बाद भी इसे किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया। इवन मैंने अपने मित्र सुधीर जी को भी पढ़ने के लिए नहीं दिया था, मैंने किसी से पढ़वाया नहीं इसे। मैंने इस पुस्तक को लिख लिया और लिखने के बाद में मेरी समस्या ये थी कि मैं तो पब्लिशर्स को जानता नहीं था। तो कलकत्ते में डब्ल्यू न्यूमैन एंड कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है, उसको एक लोकल मारवाड़ी परिवार ने परचेज किया था। तो उनके पहले प्रकाशन के तौर पर ये किताब आई। उन्होंने हिंदी की 2 किताबें छापी मेरी,
उनमें एक किताब ये थी और एक दूसरी किताब थी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद। वह कलेक्ट संपादित पुस्तक थी, उसमें तमाम सेकुलर हिस्टोरियंस के और सोशोलॉजिस्टों के उनके लेख थे। और इस तरह यह पुस्तक पहली बार कलकत्ते से छपी और इसका श्रेय निश्चित तौर पर, छापने का श्रेय निश्चित तौर पर डब्ल्यू न्यूमैन एंड कंपनी की जो हिंदी सेक्शन की मालिक थी दुर्गा डागा, उनको जाता है। न मैं प्रकाशन के बारे में जानता था, न वो प्रकाशन के बारे में कुछ जानती थी, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह से अच्छे से ये पुस्तक छपी और ये आई और इस पुस्तक ने मेरी बड़ी मदद की। बड़ी मदद इस सेंस में की कि मुझे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में विस्तार से उसकी तमाम किस्म की परतों को समझने में मदद मिली। अभी जिन समस्याओं से हिंदुस्तान जूझ रहा है, जो अभी क्लाइमेक्स पर है, ये अचानक नहीं पैदा हुई। नाइनटीन 91 में मैंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके जब छपने को दी तो उसी समय मैंने इसकी एक भूमिका भी लिखी थी। वो भूमिका पुस्तक में है। और वो भूमिका का कुछ अंश मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण अंश है वो। उसके बाद में जो इसके दूसरे हिस्से हैं, जहां से कि इसकी पूरी की पूरी जिसे कहें कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो राजनीतिक अर्थशास्त्री समझ है, उसे समझने में मदद मिल सकती है। और ये जो परिदृश्य अभी दिखाई दे रहा है, इसे भी समझने में मदद मिल सकती है। ये जो दिक्कतें अभी दिखाई दे रही है ना, कि अचानक आपको दिखाई दे रहा है कि मोदी से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं, ये अचानक नहीं है। रिएक्शनरी आइडियोलॉजी से पहले भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे टेलीविजन के प्रसारण के जरिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो अपनी भूमिका में इसका जिक्र किया ही है। 1990 तक जितनी भी केंद्र सरकार की टेलीविजन रेडियो को लेकर जितनी भी कमेटियां बनी, रिपोर्ट्स तैयार हुई, उन सब में ये एलिमेंट है। मैंने अपनी भूमिका में लिखा, कोट, टेलीविजन के व्यापक विस्तार ने समाज में संस्कृति और सूचना का विस्फोट किया है। यह विस्फोट समाज में तनाव, विघटन और सांस्कृतिक क्षय की संभावनाएं लेकर जन्मा है। यह इस माध्यम की नीतियों का प्रतिफलन है। इसने हमारी भाषाओं, संवेदनाओं, विधाओं, राजनीति और अर्थनीति पर दूरगामी प्रभाव डाला है, जिसके कारण समाज पूंजीवादी सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। जीवन में पूंजीवादी बाजार और उपभोक्ता को इसने विस्तार दिया है। राजनीति में प्रतिक्रियावादी और सर्वसत्तावादी शक्तियों के विकास को बढ़ावा दिया है। विचारधारा के रूप में पुनरुत्थानवाद और सर्वसत्तावादी विचारों को इसने संप्रसारित किया है। इस दिशा को बदला जाना चाहिए। यह दिशा कैसे बदलेगी और उसका भावी रूप क्या होना चाहिए, यही मेरी चिंता का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। यह चीज दिमाग में रख के ही यह पुस्तक लिखी गई। इसीलिए इसका हमने नाम जो रखा था वो ये था कि दूरदर्शन और सामाजिक विकास। हम एक विकास मूलक माध्यम के तौर पर टेलीविजन और रेडियो की भूमिका का इसमें विश्लेषण किया गया और उसके साथ जुड़े हुए जो बहुत सारे नीतिगत प्रश्न थे, उन नीतिगत प्रश्नों को इसमें उठाया गया। इस प्रसंग में एक और भी चीज थी, क्योंकि हिंदी में एक पैटर्न है, हिंदी में एक टेलीविजन रिव्यू का एक पैटर्न है जो कि तमाम पत्र पत्रिकाओं में फैला हुआ है। और संयोग की बात है कि हिंदी में जो टेलीविजन रिव्यू लिखने वाले लोग हैं, वे अधिकतर लोग साहित्य की पृष्ठभूमि से आए हैं, हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि से आए हैं। तो वे जब टेलीविजन पर लिखते हैं तो वे कृति के मानदंडों के आधार पर ही वे टेलीविजन पर भी बात करते हैं।
तो टेलीविजन पर बात करते समय कृति के मानदंडों के आधार पर बात नहीं की जा सकती। आपको टेलीविजन के नियम, उसके मीडियम की विशेषताएं ये जाननी होंगी। उस समय तक स्थिति यह थी कि ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते थे जो टेलीविजन पर लिखते थे। उस चीज को ध्यान में रख के मैंने लिखा, कोट, हिंदी में इस माध्यम पर गंभीर अध्ययन कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़कर अभी शून्य की अवस्था में है। यह बात दीगर है कि हिंदी समाचार पत्रों में अनेक दूरदर्शन समीक्षाएं छपती रहती हैं। लघु पत्रिकाओं में भी दूरदर्शन समीक्षाएं दिखाई देती हैं। इनमें से अधिकांश में इस माध्यम के प्रति मौजूद अज्ञानता के दर्शन होते हैं। दूरदर्शन को पढ़ने का गंभीर प्रयास पूरी तरह नदारत है। दूरदर्शन को साहित्यिक कृति के मानदंडों के आधार पर नहीं पढ़ा जा सकता। उसके लिए दूरदर्शन सिद्धांतों के मानदंडों का ज्ञान और सृजनात्मक प्रयोग का कौशल अभी हिंदी में विकसित होना है। यह औद्योगिक समाज का चरित्र परक उत्पाद है। इसकी भाषा और संरचना का हमारी वाचिक परंपरा से गहरा रिश्ता है, पर यह लेखन के करीब नहीं है। अशिक्षितों की मौखिक परंपरा की संप्रेषण प्रक्रिया का यह औद्योगिक समाज का श्रेष्ठतम रूप है। यह दर्शकों की शिरकत पर बल देता है। यह उन्हें एक्शन में नहीं लाता, अपितु रिएक्शन का माध्यम है। अब यहां से अगर आप देखें कि टेलीविजन क्या है, टेलीविजन लोगों को मोटिवेट नहीं करता। टेलीविजन रिएक्शन के लिए मजबूर करता है। टेलीविजन सामाजिक शिरकत के लिए बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सामाजिक शिरकत को कम करता है, लेकिन वह रिएक्शन बढ़ा देता है। दूसरी चीज जो कि ज्यादा जरूरी है, वो ये कि मैंने लिखा है कि टेलीविजन पर दिखलाई जाने वाली वस्तु अपने मूल से स्वायत्त नजर आती है। इस अर्थ में वह जनता के लिए बेकार हो जाती है। वह जनता को एक ही जगह एकत्रित होने की आवश्यकता को खत्म कर देता है। यह माध्यम दूसरे जनमाध्यम को अपदस्थ कर देता है। रेडियो ने बौद्धिकता का एकाधिकारवादी रूप पैदा किया, स्तरीकरण किया। उसी तरह टेलीविजन ने शारीरिक अनुपस्थिति को रेडियो की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ा दिया। खास तरह के कार्यक्रमों का दुनिया से आयात करके इसके उपभोग को एक तरफा बना दिया। आज दर्शक दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे हजारों मील दूर हो रहे कार्यक्रम देख सकता है, पर उसकी ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वह न तो ताली बजा सकता है और न ही उपहास उड़ा सकता है। इसी मायने में यह माध्यम हमें यथार्थ से दूर रखता है, यथार्थ से हमारा अलगाव बढ़ाता है। यह अलगाव कैसे दूर हो, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर सोचना चाहिए। ये धारणा थी, आज भी बहुत सारे लोगों में धारणा है कि टेलीविजन जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा मीडियम है। सामाजिक एकीकरण और सामाजिक एकता का बहुत बड़ा मीडियम है। ये जो अभी जो बिल्कुल एकदम खुल के दिखाई दे रहा है ना, इसमें निजी पूंजी का खेल और निजी चैनलों का खेल, आइडियोलॉजिकली उनकी एग्रेसिव भूमिका जो दिखाई दे रही है, एक तरफा प्रचार की भूमिका दिखाई दे रही है। ये 1991 में, 1991 में मैंने ये बात लिखी थी। 1991 के बाद टेलीविजन का बड़े पैमाने पर धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ है। हमारी धारणा क्या थी? हमारी धारणा यह थी
दो पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, ये भूमिका के ही है, क्योंकि उस समय कांग्रेस इसके पक्ष में थी कि टेलीविजन का निजीकरण किया जाए, बीजेपी इसके पक्ष में थी कि टेलीविजन का निजीकरण किया जाए। लेफ्ट इसके पक्ष में नहीं था कि टेलीविजन का निजीकरण किया जाए। इन दोनों पार्टियों की भूमिका थी और कांग्रेस इसमें अग्रवर्ती भूमिका निभाई उसने। तो टेलीविजन का जब निजीकरण किया तो टेलीविजन के क्या परिणाम निकले और क्यों किया निजीकरण? मैं भूमिका के ही दो पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, बहुत जरूरी है वो। यह तर्क दिया जा रहा है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सवाल है प्रतिस्पर्धा किस में होगी और किसके लिए होगी? बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बड़े पैमाने पर देश में प्रवेश दूरदर्शन और आकाशवाणी के निजीकरण के दबाव को लेकर आया है। विदेशी कंपनियां व्यापार के लिए अपनी संस्कृति और संचार चाहती हैं, इसका सामाजिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी उपभोक्ता के विस्तार की, उपभोक्ता को लुभाने की और सामाजिक जीवन के पूंजीवादीकरण की। इससे पहले से मौजूद तनाव और अंतर्विरोध और भी तेज होंगे। विखंडन की प्रक्रिया को बल मिलेगा। पहले से मौजूद सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का घर के अंदर तेजी से विस्तार होगा। मैंने यह भी लिखा, कोट, भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के झगड़े तेज होंगे। निजी संचार कंपनियां बड़ी पूंजी के हितों से प्रेरित होकर मैदान में कूद रही हैं। संप्रेषण के सभी माध्यम अब पूरी तरह उनके पास होंगे। अभी तक दूरदर्शन और आकाशवाणी उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर थे। निजीकरण से बड़ी पूंजी का इन दोनों पर सीधे नियंत्रण होगा। इजारेदारियों के हाथों सौंपना है। इस पर राष्ट्रीय बहस और जन आंदोलन बेहद जरूरी है। दिक्कत यहां है कि जब यह निजीकरण की प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू की तो इस पर किसी ने भी सीरियसली बहस ही नहीं की। यहां तक कि कांग्रेस ने भी कोई सीरियस बहस जनरेट नहीं की, लेफ्ट ने भी जनरेट नहीं की। लेफ्ट की उस समय एक ही मांग थी कि सेकंड चैनल जो है वो राज्य सरकारों को दे दिया जाए। इससे ज्यादा उनके दिमाग में और कोई चीज थी ही नहीं। बाद में जो जिस तरह से इसका एक्सपेंशन हुआ, केबल टेलीविजन आया और दूसरी चीजें आई, उसके संदर्भ में इसकी भूमिका के ही अगले हिस्से में जो चीज कही गई है वो और भी इंपॉर्टेंट है। हाल के वर्षों में केबल टेलीविजन का राष्ट्रीय जाल फैला है। महानगरों में यह माध्यम बड़ा ही प्रभावी है। इस माध्यम पर राजीव गांधी सरकार के दौर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रधानमंत्री के सलाहकार पीएस देवधर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट सन 1988 में दी गई। इसी मसले पर एक अन्य रिपोर्ट 21 फरवरी 91 को जमा की गई। इसे अंतरविभागीय समिति की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देवधर समिति ने केबल टेलीविजन के लिए अमेरिकी मॉडल की सिफारिश की थी। एम दामोदरन की अध्यक्षता वाली अंतरविभागीय समिति ने ब्रिटिश मॉडल को पेश किया था। दोनों ही रिपोर्टों का परिप्रेक्ष्य एक ही वर्ग के हितों की रक्षा करना था। इन रिपोर्टों में भारत के नागरिक की बजाय उपभोक्ता की धारणा पर बल था। डिश एंटीना के माध्यम से प्रक्षेपित कार्यक्रमों से हमारी संस्कृति, सभ्यता, सार्वभौम संप्रभुता को आज जितना बड़ा खतरा पैदा हुआ है वैसा खतरा कभी पैदा नहीं हुआ था। आज सांस्कृतिक उपनिवेश के हम गुलाम होकर रह गए। ये मैं 91 में जो भूमिका थी उसमें ये बात मैंने रेखांकित की थी कि ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है कि आप अब नागरिक की बजाय हिंदुस्तान के लोगों को कंज्यूमर की तरह देख रहे हैं। तो इससे जो चीज क्रिएट होगी वो हिंदुस्तान का सांस्कृतिक वैविध्य क्रिएट नहीं होगा। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय एकता मजबूत नहीं होगी, बल्कि एक चीज बढ़ेगी जिसका कि मैंने अपनी भूमिका में जिक्र किया है, वह ईर्ष्या और डाह।
टेलीविजन के एक्सपेंशन ने सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो कंपटीशन पैदा किया, जो प्रतिस्पर्धा पैदा की, उस प्रतिस्पर्धा की धुरी है ईर्ष्या और डाह। और इस ईर्ष्या और डाह ने जो सबसे ज्यादा क्षति की, टेलीविजन के, केबल टेलीविजन के एक्सपेंशन ने सबसे ज्यादा जिसकी क्षति की, यानी जब टेलीविजन का निजीकरण होगा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यह होगा कि लेफ्ट हाशिए के बाहर चला जाएगा। फ्रांस में यह चीज देखी गई थी। हमारे यहां जो लेफ्ट के लोग थे वो कभी इस बात को महसूस ही नहीं कर पाए कि टेलीविजन का एक्सपेंशन और खासतौर पर निजीकरण और केबल टेलीविजन का एक्सपेंशन और निजी क्षेत्र में उसका विकास वो लेफ्ट के लिए क्या नुकसान कर सकता है। खाली एक चिंता थी उस समय जो खूब अखबारों में छप रही थी, वो चिंता यह थी कि कैसे जो है टेलीविजन के और केबल टेलीविजन के एक्सपेंस से फिल्म इंडस्ट्री को बचाया जाए। इसी प्रसंग में जो भूमिका में लिखा उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। भारत सरकार और दूसरे संस्थानों की इस माध्यम के संदर्भ में मात्र इतनी चिंता है कि इसके दुष्प्रभाव से फिल्म उद्योग को कैसे बचाया जाए, समाज पर इसका क्या असर होगा, इस तरफ ध्यान देने की न तो किसी दल को चिंता है, न ही किसी सांस्कृतिक संगठन को ही चिंता है। दूरदर्शन का व्यवसायीकरण, भविष्य में निजीकरण और केबल टेलीविजन का फैलाव संस्कृति के क्षेत्र में जो उत्पादन पुनरुत्पादन दे रहा है उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। फ्रांस के वामपंथी आंदोलन को क्षतिग्रस्त करने में केबल टेलीविजन की अग्रणी भूमिका रही है। वामपंथी दलों के खिलाफ जनता को भड़काने में यह माध्यम सक्रिय रहा है। दक्षिणपंथी दलों ने वहां इसका जमकर प्रयोग किया था। फ्रांस में पहले यह सार्वजनिक क्षेत्र में था, बाद में इसे निजी क्षेत्र को सौंपने का कार्य आरंभ हुआ। फ्रांस का यूरोपीय संस्कृति में जो श्रेष्ठ था उसे इस माध्यम ने ध्वस्त कर दिया। फ्रांस के वामपंथी, मानवतावादी और उदारवादी मिलकर आज वहां इसके पुनः सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस की संस्कृति को समाज से अपदस्थ करने और हॉलीवुड और वॉल स्ट्रीट के सांस्कृतिक हमलों का वहां आज ज्वार आया हुआ है। फ्रांस की सांस्कृतिक धरोहर को इसने गंभीर क्षति पहुंचाई है। भारत जैसे पिछड़े देश में सांस्कृतिक गौरव और भारतीयता को नष्ट करने में यह माध्यम जब क्षति करना शुरू करेगा तो हम शायद इसका प्रतिरोध तक नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में इसने नस्लवादी दृष्टिकोण, सांस्कृतिक वैषम्य और राजनीति में सर्वसत्तावादी शक्तियों के विकास में अग्रणी भूमिका अदा की है। ब्रिटेन में हंट कमेटी की रिपोर्ट में इसकी विखंडनकारी शक्ति का विस्तार से जिक्र किया गया है। समाज पर इन जनमाध्यमों से सांस्कृतिक विस्फोट की गति बढ़ रही है और इनकी दिशा समाज को विखंडन की ओर ले जाने वाली है। ऐसे माहौल में माध्यमों के प्रति अज्ञानता और तदर्थ भाव खतरनाक है। अनकोट। हमारे लिए टेलीविजन के या रेडियो के उपयोग की खाली वही भूमिका है कि वो हमारा टाइम पास करने में मदद करे। अगर हमारा टाइम पास हो जाए, हम खाली घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अपना एंटरटेनमेंट कर लें, इससे ज्यादा हमारे यहां कोई इसकी भूमिका नहीं और ना कोई इसकी नॉलेज है और ना उसके प्रति माध्यम साक्षरता है। मतलब स्थिति इतनी बदतर है कि हमारे यहां टेलीविजन का बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन हुआ, केबल टेलीविजन का एक्सपेंशन हुआ, साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेशन के और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग गए, लेकिन माध्यम साक्षरता को हमने प्राथमिक एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का हमने हिस्सा ही नहीं बनाया। हमारे बच्चे नहीं जानते कि टेलीविजन को देखने से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, टेलीविजन को देखना भी चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। हमारे यहां औरतें नहीं जानती, हमारे यहां युवा नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहां माध्यम साक्षरता हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है।
मैं बरसों मीडिया पढ़ाता रहा हूं। बहुत लंबे समय के बाद हिंदी में मीडिया का सब्जेक्ट, पत्रकारिता का सब्जेक्ट, जनमाध्यम का सब्जेक्ट एक अलग से सब्जेक्ट के तौर पर दाखिल हुआ है। नीचे तो अभी भी हालत खराब है, और जो लोग मीडिया पढ़ाते हैं उनको मीडिया की कोई जानकारी नहीं है। मीडिया को पढ़ाने के लिए मीडिया की जानकारी का होना बेहद जरूरी है, और मीडिया की जानकारी के लिए आप शास्त्र को भी जाने, साथ साथ उसके व्यावहारिक आचरण को भी जाने। मसलन टेलीविजन में क्या आ रहा है। जब मैंने ये पुस्तक लिखी तो उस समय में और उसके बाद भी मैंने लगातार मीडिया पर काम किया, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने मीडिया विशेषज्ञ के तौर पर काम नहीं किया। मीडिया विशेषज्ञ तो दूसरे लोग हैं, मैं मीडिया विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने एक दर्शक के नाते, एक नागरिक के नाते मैं किताबें लिखता रहा हूं, और मेरा शौक है ये मेरी हॉबी है। मैंने किसी पाठ्यक्रम को दिमाग में रख के किताब नहीं लिखी। जब यह किताब छप के आई थी तो उस समय हिंदी में, हिंदी के विश्वविद्यालयों में और दूसरे विश्वविद्यालयों में, जो हिंदी जहां नहीं पढ़ाई जाती थी वहां पर भी मीडिया कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता था। मीडिया के स्पेशल पेपर नहीं थे। जब ये पुस्तक आई थी तो मीडिया के बहुत कम संस्थान थे। मैंने ये पुस्तक पाठ्यक्रम के लिए नहीं लिखी थी। पाठ्यक्रम के लिए तो बाई चांस की बात है कि वो पुस्तक इस्तेमाल हो गई। अपनी पुस्तकों के संदर्भ में मैं एक बात और मतलब मेंशन करना जरूरी समझता हूं। मैंने कोई भी पुस्तक पब्लिशर के कहने पर नहीं लिखी कि पब्लिशर ने मांग की हो कि सर इस विषय में पुस्तक लिख दीजिए, बाजार में बड़ी जरूरत है, या पाठ्यक्रम में जो चीज पढ़ाई जा रही है, जैसा कि हिंदी में एक चलन है, पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें चीजें आ गई हैं उन पर पुस्तक लिख दो तो प्रकाशक छापने के लिए सहज ही राजी हो जाएगा। मैंने कोई पुस्तक पाठ्यक्रम के लिए नहीं लिखी। हां, यह बात दीगर है कि अनेक पुस्तकें, दर्जनों पुस्तकें वो बाद में पाठ्यक्रम में सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल की गई। पाठ्यक्रम बदले। मुझे इस बात का फख्र है कि इस पुस्तक के आने के पहले तक, ये जो पुस्तक है दूरदर्शन और सामाजिक विकास, इस पुस्तक के आने के पहले तक हिंदुस्तान में रेडियो टेलीविजन के बारे में कमेटियों में किस तरह की डिबेट रही है, 1930 से लेके 1990 तक किस तरह की डिबेट रही है, इस डिबेट के बारे में एकेडमिक्स के लोग न तो पढ़ाते थे और न जानते थे। अंग्रेजी में जो पुस्तकें थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की मिलती हैं इंडियन कम्युनिकेशन पर, उन पर उन रिपोर्ट्स के बारे में और उनके ऊपर विश्लेषणात्मक ढंग से कोई सामग्री नहीं है। यह पहली पुस्तक थी। बाई चांस की बात थी कि मीडिया का एक्सपेंशन हुआ। मीडिया के एक्सपेंशन के तौर पर पाठ्यक्रम भी आए, और पाठ्यक्रम जब आए तो इस पुस्तक ने पाठ्यक्रम बनाने में और पाठ्यक्रम को पढ़ाने में लोगों की मदद की। यह मेरी एकमात्र पहली पुस्तक है जो कि पहली बार सरकारी खरीद में खरीदी भी गई। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने इसकी 140 प्रतियां खरीदी। अच्छा, मेरा जैसा लेखक जिसकी पहली किताब हो और वो पहली किताब सरकारी खरीद में भी आ जाए, बिना किसी सिफारिश के आ जाए, और जब ये पुस्तक रख ली गई तो उस समय कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे प्रोफेसर नामवर सिंह। नामवर जी ने फोन करके बाकायदा कहा कि तुमने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, और ये मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। मैंने उनको बताया नहीं था, मैंने उनको किताब दी नहीं, उन्होंने किताब पढ़ी। तो बेसिक समस्या कहां है? बेसिक समस्या यह है कि क्या हम माध्यम साक्षरता के लिए तैयार हैं? अगर हम माध्यम साक्षरता के लिए तैयार हैं तो आप तय मानिए कि मीडिया के बारे में एक क्रिटिकल अवेयरनेस, एक आलोचनात्मक सजगता या जागरूकता पैदा करने में आप मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मीडिया के बारे में सचेतनता पैदा ही नहीं करना चाहते, आप जानना ही नहीं चाहते, आप डिबेट ही करना नहीं चाहते, आप बाजार में जाइए, लाइब्रेरी जाइए, आप लाइब्रेरी जाके खाली किताब उठाइए,
आप देखिए कि जो मीडिया के धनी धोरी हैं, जो मीडिया के ठेकेदार हैं, जो मीडिया के प्रोफेसर हैं, जिनका काम ही पढ़ाना है, उनमें से कितने लोग हैं जो कि इस पहलू को स्पर्श करते हैं। तो हमने मीडिया के बारे में कोई डिबेट जनरेट नहीं की, मीडिया के मॉडल को लेकर सवाल खड़े नहीं किए। हमारे जितने भी रिएक्शन आते रहे वो पॉलिटिकल कैंपेन को लेकर आते रहे। अभी भी जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को लेकर उठ रहे हैं। वे जो लोग अभी मीडिया का गला घोंट दिया गया है, मीडिया गुलाम बन गया है या गोदी मीडिया हो गया है, ये जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे ये बात तो पूछी जानी चाहिए ना पलट के कि मीडिया साक्षरता के लिए वे क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है। भारत किस तरह के संचार मॉडल का अनुकरण करता रहा है। अभी जो संचार मॉडल प्रचलन में है वो संचार मॉडल क्या कांग्रेस के जमाने में जो प्रचलित संचार मॉडल था उससे भिन्न है? संचार मॉडल एक ही है। हमने कभी संचार मॉडल को लेकर बहस ही नहीं की। हमारी बहस किस बात पर है? प्रधानमंत्री के कवरेज को लेकर है। मेरी नरेंद्र मोदी के साथ में कोई सहानुभूति नहीं है। मैंने जितना नरेंद्र मोदी की आलोचना में लिखा है उतना हमारे किसी भी सुधी विद्वान ने नहीं लिखा है अभी इंटरनेट पर। नरेंद्र मोदी के प्रचार के चरित्र को लेकर डे वन से, जिस दिन से नरेंद्र मोदी मैदान में आए हैं उस दिन से, यानी मैं 2007 से जब से वो गुजरात का इलेक्शन जीत कर आए थे, मैं तब से लिख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की जो प्रचार शैली है वो फासिस्ट प्रचार शैली है। मानने के लिए तैयार नहीं थे लोग। अब जब गर्दन घोंट दी है ना बिल्कुल आके हाथ से, तब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी फासिस्ट हैं। तो हमारे यहां पढ़े लिखे लोगों में, पढ़े लिखे राजनीतिक दलों में संचार मॉडल की प्रकृति को लेकर जब बहस नहीं होगी तो आप यह पहचानेंगे कैसे कि सरकार किस दिशा में जा रही है, यह प्रोपेगेंडा किस दिशा में जा रहा है। एक बुनियादी पहलू पर ध्यान दें, और ये हिस्सा वह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पुस्तक में बहुत डिटेल्स में है लेकिन मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूं। ये पुस्तक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पुस्तक है 87 के बाद 1990 के बीच में लिखी गई। यह भी नहीं लिखी गई है। संचार मॉडल क्या है जो चलता रहा है? भारतीय संचार के मॉडल की केंद्रीय धुरी है शासक दल की राजनीति और बड़ी पूंजी के हित, जिसके तहत संचार मॉडल की संरचना का ताना बना बुना हुआ है। यह मॉडल व्यक्ति को ऑब्जेक्ट मानता है, उसी आधार पर कार्यक्रम संप्रेषित करता है। वह समाज से ग्रहण नहीं करता, वह व्यक्ति को संचार का सक्रिय हिस्सेदार नहीं बनाता। इस मॉडल पर टिकी संचार की संरचना सिर्फ संप्रेषित करती है, ग्रहण नहीं करती। जबकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कायदे से यह होना चाहिए कि संचार की प्रक्रिया में व्यक्ति मात्र ऑब्जेक्ट बनकर न रह जाए, बल्कि उस प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदार बने। इसी में मैंने एक और पहलू है जिसकी तरफ ध्यान खींचा, जिसको के ने हाईलाइट किया था और उन्होंने ध्यान खींचा था, और वो ये था कि कायदे से इस भारत जैसे अविकसित देश में, विकासशील देश में संचार के माध्यमों का इस्तेमाल विकासमूलक
लक्ष्यों को हासिल करने के लिए होना चाहिए था। हमारे यहां जो संचार क्रांति है, उस संचार क्रांति का लक्ष्य विकास मूलक हासिल करना होना चाहिए था। लेकिन यह संचार क्रांति हमारे यहां इंजीनियर क्रांति में बदल गई। और इस इंजीनियर क्रांति का लक्ष्य क्या था? मनोरंजन और पार्टी विशेष के विचारों का प्रचार और प्रसार। जब आपने मॉडल इस यहां से बनाया है, बनाया किसने? ये कांग्रेस के थिंक टैंक्स ने। अब सरकार बदल गई। अब सरकार बदल गई तो जाहिर है कि जो तुमने मॉडल बनाया उसमें नरेंद्र मोदी एकदम एप्रोप्रिएट है, एकदम उपयुक्त है। क्योंकि आपके मॉडल की ब्यूटी थी, ये आपका संचार मॉडल की ब्यूटी थी कि जो सत्ताधारी दल होगा उसके राजनीतिक हितों का प्रचार प्रसार करना। सवाल यह है कि क्या इस मॉडल को आज भी कांग्रेस बदलना चाहती है? क्या उसके पास में कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल है? आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चरित्र को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में वैकल्पिक मॉडल होना चाहिए। क्या कम्युनिकेशन के अधिनायकवादी संचार मॉडल को अपदस्थ करके लोकतांत्रिक संचार के मॉडल को हम लाना चाहते हैं? कहीं तो मुझे तो बहस दिखाई नहीं दे रही। आप फर्ज कीजिए कि नरेंद्र मोदी की जगह कल फिर राहुल गांधी आ जाएं। संचार मॉडल में क्या होगा? संचार मॉडल बदलेगा नहीं। इस मॉडल की ब्यूटी है कि जहां एक तरफ ये सत्ताधारी दल का प्रचार करता है, अगर सत्ताधारी दल लिबरल है या लेफ्ट है उसका प्रचार करेगा, लेकिन इसके जो नेचर यह है कि वह हमेशा प्रतिगामी वैल्यूज को पोषित और संप्रसारित करेगा। तो जरूरत किस बात की है? हम अगर एक नया समाज बनाना चाहते हैं और एक लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैकब्राइड कमीशन ने, जो कि यूएनओ को द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा कमीशन था, जिसमें वीजी वर्गीस मेंबर हुआ करते थे, मैकब्राइड कमीशन की सिफारिश थी समाचार कैसा होगा यह इस बात से तय होगा कि देश की आर्थिक नीति कैसी है, तय होगा कि देश की आर्थिक नीति की दिशा क्या है। तो आपने आर्थिक नीति की दिशा रखी है लिबरल। लिबरल जब आर्थिक नीति की दिशा रखेंगे तो आपका उपभोग पर जोर है, उत्पादक शक्तियों पर जोर नहीं है। और जब आप उपभोग पर जोर देंगे तो उत्पादक शक्तियों की उपेक्षा होगी, उनके सवाल केंद्र में नहीं आएंगे। लोगों को इसकी चिंता नहीं है कि किसान को उसकी फसल की लागत मिली कि नहीं मिली। लोगों को इसकी चिंता है कि उनको बाजार में गेहूं उपलब्ध है कि नहीं है। तो आप नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू करेंगे तो मीडिया कैसा होगा? मीडिया में चिंताएं कौन सी होंगी? उपभोग की चिंताएं होंगी। मीडिया की चिंताएं उत्पादन और उत्पादक शक्तियों से जुड़ी हुई चिंता। तो मैकब्राइड कमीशन की यह धारणा क्या हम मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम सोचने के लिए तैयार हैं कि मीडिया की नीति को, मीडिया के मॉडल को बदलने के लिए जरूरी है कि पहले अर्थनीति को बदला जाए? तो अर्थनीति तो वही रहेगी, है ना, खटोला वहीं बिछाएगा। तो खटोला अगर वहीं बिछाएगा तो मीडिया का मॉडल भी यही होगा, दूसरा मॉडल नहीं होगा। जब तक मीडिया के मॉडल में सामाजिक, हम नागरिक को केंद्र में नहीं लाते, नागरिक की धारणा को केंद्र में नहीं लाते। हमारे यहां नागरिक की धारणा केंद्र में नहीं है, हमारे यहां कंज्यूमर की धारणा केंद्र में। हम नागरिक को उपभोक्ता के तौर पर देखते हैं। जब तक आप नागरिक को उपभोक्ता के तौर पर देखेंगे, टेलीविजन में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न प्रमुख प्रश्न नहीं होगा। संविधान प्रदत्त अधिकार, उनकी रक्षा का लक्ष्य मीडिया का प्रधान लक्ष्य नहीं होगा। मीडिया इसके लिए भूमिका अदा करे, इसके लिए जरूरी है कि हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जहां से कि मीडिया कम्युनिकेट करता है, जिसे संबोधित करता है, वह है उपभोक्ता। उस उपभोक्ता की जगह प्रतिष्ठित करें। तो हमारे यहां नागरिक की प्रतिष्ठा के लिए तो हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, कैंपेन करने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, अवेयरनेस पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि छोटी छोटी गोष्ठी और बुलेटिन के लिए भी तैयार नहीं है। चेतना कहां से आएगी? चेतना तो नहीं आएगी। भूल जाइए, भूल जाइए उस उदारतावाद को, जिस उदारतावादी राजनीति के तहत हिंदुस्तान का विकास हुआ, क्योंकि उसका जो मॉडल था वो मॉडल अधिनायकवादी संचार मॉडल था, और वो मॉडल आज भी है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि अधिनायकवादी संचार मॉडल की संगति में अधिनायकवादी राजनीतिक दल भी सत्ता में आ गया है। और ये इसने क्या किया है कि 1 और 1 11 हो गए अभी। पहले थोड़ा लिबरलिज्म का जो राजनीतिक दल के तौर पर मुखौटा था कांग्रेस का, वो सामने था, लेकिन मॉडल तो उसका जो कम्युनिकेशन का मॉडल था, वो कम्युनिकेशन का मॉडल सीधे सीधे अधिनायकवादी संचार मॉडल था। तो हम कम्युनिकेशन के मॉडल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम किस पर बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के मॉडल को जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, लोकतांत्रिक मॉडल की संरचनाओं को केंद्र में नहीं लाएंगे, उनके प्रति कमिटमेंट नहीं पैदा करेंगे, लोकतांत्रिक कम्युनिकेशन पैदा ही नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि जो इसमें ताकतवर होगा वह इसका इस्तेमाल करेगा। मैं एक छोटी सी चीज रखना चाहता हूं आपसे, आप लोग सोचिए इस पर। अगर अगर कांग्रेस ने अपने पूरे टाइम में यह क्रिटिसिज्म मान लिया होता कि संचार क्रांति इंजीनियर क्रांति में बदल रही है, पीसी जोशी कमेटी की रिकमेंडेशन को मान के इंप्लीमेंट किया होता, तो हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चरित्र एकदम अलग होता। ये कांग्रेस ने तो नहीं माना। सवाल संरचनाओं का नहीं है। भारत मैकब्राइड कमीशन का सिग्नेटरी है, उसने साइन किए थे उस पर, उस रिपोर्ट पर, लेकिन भारत ने मैकब्राइड कमीशन की एक सिफारिश को इंप्लीमेंट नहीं किया अपने यहां। वो यूएनओ की रिकमेंडेशन थी। यूनेस्को के सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को उसमें इन्वॉल्व करके वो रिपोर्ट तैयार की गई। इंटरनेट पर वो रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह कि अगर हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो हम मॉडल के चरित्र, उसके परिणामों को हमें डिस्कस करना होगा। हमें यह शॉर्टकट तलाशने से बचना होगा कि प्रधानमंत्री का कितना कैंपेन हो रहा है, सीएम का कितना कैंपेन हो रहा है, किसी पार्टी विशेष के नेता का कितना कैंपेन, इस शॉर्टकट से बाहर निकल के देखना होगा। एक सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, क्या विक्रम साराभाई ने जैसा सोचा था टेलीविजन और रेडियो की परिकल्पना के बारे में, क्या हमारे देश के नीति निर्धारक, विक्रम साराभाई के तो बहुत अनुयायी थे ना पहले लोग, इन लोगों का तो विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, तो विज्ञान के शत्रु हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है। तो विक्रम साराभाई ने जिस परिकल्पना को केंद्र में रख के रेडियो और टेलीविजन की बात की थी, सवाल यह कि उस परिकल्पना को कांग्रेस 42 साल के शासन में भी क्यों साकार नहीं कर पाई?
विक्रम साराभाई ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे हिंदुस्तान की 60% से अधिक आबादी किसानों की है, गांव में रहती है। टेलीविजन का लक्ष्य होना चाहिए कि इन लोगों के चेतना का विकास कैसे किया जाए, इनकी शिरकत को कैसे बढ़ावा दिया जाए। दर्जनों स्टैंड हमारी सरकार ने किसानों के चेतना के विकास में टेलीविजन का कहीं पर भी कोई इस्तेमाल नहीं किया। आप तो साइंटिफिक टेम्पर को मानते थे ना। अभी जो लोग अभी परेशान हैं, नरेंद्र मोदी तो वैज्ञानिक चेतना को नहीं मानते, वो तो एकदम घनघोर अंधविश्वासी हैं। सवाल यह कि जो लोग साइंटिफिक टेम्पर को मानते थे, उन लोगों ने विक्रम साराभाई की परिकल्पना को साकार क्यों नहीं किया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपने कभी उस संचार मॉडल पर प्रश्न चिन्ह ही खड़े नहीं किए, उस पर बात ही नहीं की, उस पर डिबेट ही जनरेट नहीं की। बल्कि एक चीज घटी जो हुई है, वो ये कि सूचना दरिद्र और सूचना कैटेगरी पैदा हुई, और ये कैटेगरी लगातार बढ़ रही है, ये घट नहीं रही है। जो टेलीविजन देख रहा है वो सबसे ज्यादा सूचना दरिद्र है, जो रेडियो सुन रहा है वो सबसे ज्यादा सूचना दरिद्र है। कायदे से वो सूचना समृद्ध होना चाहिए, लेकिन उसके पास में कोई क्रिटिकल साइंस ही नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। पांच सौ से अधिक चैनल, बड़े पैमाने पर रेडियो नेटवर्क, इसके बावजूद क्यों चेतना नहीं है उसके पास? क्योंकि हमने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल में चेतना के लिए कोई जगह नहीं है, वहां सिर्फ कम्युनिकेशन है, और वो भी वन वे कम्युनिकेशन है। लास्ट इस पूरी बातचीत के संदर्भ में जो बात है वो ये कि अभी सबसे ज्यादा आलोचनाएं इस बात पर हैं और चिंताएं भी हैं, और वो जेन्युइन चिंताएं कि स्वतंत्रता पर पकड़ा है। आए दिन ये घटनाएं घटती रहती, किसी के भी साथ ये घटना हो सकती है। मैंने अपनी किताब में ये लिखा था, उस हिस्से को मैं 4-5 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। संप्रेषण के क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ है सच्चाई एवं कानून सम्मत शक्ति का संप्रसारण। अगर संचार माध्यम सच्चाई एवं कानून सम्मत अधिकारों एवं शक्तियों के पक्ष में खड़े नहीं होते तो कई तरह के खतरे उठ खड़े होते हैं। स्वतंत्रता के मायने हैं समाज एवं जनता के विभिन्न तबकों की संचार की दुनिया तक पहुंच, उनकी हिस्सेदारी। वह हिस्सेदारी ग्रहण करने वाले एवं देने वाले दोनों तरह की है, पर इस स्वतंत्रता की उम्मीद इन माध्यमों के द्वारा मुनाफा कमाने वालों से नहीं की जा सकती। संचार की दुनिया में स्वतंत्रता के मायने हैं लोकतंत्र की हर कीमत पर रक्षा, पर अब तक का अनुभव विपरीत ही रहा है। सरकार नियंत्रित दोनों माध्यमों को लोकतंत्र की रक्षा की बजाय सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैकब्राइड कमीशन ने माना कि संचार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि हर स्तर पर व्यक्ति की उसमें हिस्सेदारी न हो। हिस्सेदारी कैसे होगी? कम्युनिकेशन के लिए तो स्पेस ही नहीं है। हिस्सेदारी इससे नहीं होती कि आपने दो विपरीत विचारों के लोगों को टेलीविजन पर बुला लिया और बिठा दिया। नहीं, हिस्सेदारी का यह तरीका नहीं है।
बल्कि ये इससे उस संचार के जो केंद्रीकृत मॉडल है उस मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां जो टेलीविजन को लेकर जो तमाम किस्म की जो प्रॉब्लम रही हैं, उस प्रॉब्लम का एक बड़ा हिस्सा यह है कि टेलीविजन को क्या हम बड़ी पूंजी के खेल से फ्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बड़ी पूंजी के जाल से स्वायत्त बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। हमारे सामने आदर्श के तौर पर बीबीसी की प्रसारण सेवाओं का मॉडल है। बीबीसी की प्रसारण सेवाएं वे इजारेदार पूंजी की गिरफ्त के एकदम बाहर हैं। हमारे यहां की सरकार ने बीबीसी की स्वायत्त स्थितियों को और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने की बजाय संचार के अमेरिकी मॉडल का अनुसरण किया, और उसका यह दुष्परिणाम है कि समाज में भूमिका है वो सामाजिक विघटन पैदा करने वाली भूमिका और सामाजिक टकराव पैदा करने वाली भूमिका है। और सामाजिक विघटन और सामाजिक टकराव के क्रम में जो चीज सबसे ज्यादा जनप्रिय है आइडियोलॉजिकली, पिछले जब से ये टेलीविजन आया है, क्या स्थिति रही है। मैं सिर्फ एक समस्या ले रहा हूं उदाहरण के तौर पर। अल्पसंख्यकों के प्रति जो कम्युनिकेशन है उसको लेकर यह बड़ा बदलाव है। लेकिन जब ये जो लिबरल सरकारें थीं, अभी एक अधिनायकवादी सरकार है, लेकिन जब लिबरल सरकारें थीं तो लिबरल सरकारों के और खासतौर पर कांग्रेस के समय में क्या स्थिति थी। टेलीविजन कवरेज की स्थिति यह थी कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की सर्वोच्चता का बार बार गुणगान मिलता है। टेलीविजन के कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों की सर्वोच्चता का गुणगान, और जो बहुसंख्यक पेश किए जाते थे वे समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किए जाते थे। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वो ये काम बहुत ब्लंटली कर रहे हैं। अगर आप बहुसंख्यकों को राष्ट्र के प्रतीक के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर पेश करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप प्रकारांतर से हिंदू राष्ट्र की ही खेती करेंगे। और हिंदू, इस पुस्तक में मैंने इस बात को लिखा है, 91 में यह छपी पुस्तक है। तो कांग्रेस जो उस समय जो कैंपेन कर रही थी, जो कवरेज आ रहा था टेलीविजन से, उस टेलीविजन की ब्यूटी यह थी कि वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों को वरीयता दी जाती थी, सर्वोच्चता का उनकी का जयगान किया जाता था, और बहुसंख्यकों को राष्ट्र के प्रतीक के तौर पर प्रसारित किया जाता था। दूसरी जो प्रवृत्ति थी जिसका खूब, और ये बात जो मैं लिख रहा हूं, ये बात पीसी जोशी कमेटी की रिपोर्ट में भी, मीडिया कमेटी की रिपोर्ट में भी है। दूसरी जो प्रवृत्ति थी वो ये कि ये जो अभी कोई भी नीति घोषणा होती है ना, तो साउथ और नॉर्थ का विभाजन बहुत तेजी से आता है। तो टेलीविजन का जो कांस्टेंट कवरेज रहा है, अभी भी है, उस कवरेज की खूबी है। दूसरा जो उसका जो एलिमेंट है वो ये कि उत्तर और दक्षिण के विभाजन को इसने खूब उभारा है। आप दक्षिण में जाइए, दक्षिण में इधर तो भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया है, तो भारत सरकार के बहुत सारे चैनल्स कंपलसरी तौर पर जो हिंदी प्रोग्राम है वो दिखाने होते हैं उनको। लेकिन एक जमाना रहा है कि टेलीविजन
के हिंदी प्रोग्राम दक्षिण में दिखाए नहीं जाते थे। खासतौर पर जब हिंदी के समाचार आते थे तो दक्षिण में लोग चैनल बंद कर देते थे। टेलीविजन के कम्युनिकेशन ने दक्षिण और पूरब उत्तर के बीच में टकराव को जन्म दिया, और इसमें जो दक्षिण और उत्तर के जो कवरेज आता था उसमें उत्तर के कवरेज पर बल रहता था, दक्षिण का कवरेज कम होता था। अभी भी यही है। आप देखिए कि दक्षिण भारत के कितने चरित्र हैं जो अभी हमारे यहां सीरियल्स आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम आते हैं सो कॉल्ड, और जो खबरें आती हैं उसमें उत्तर भारत की खबरें कितनी हैं और दक्षिण भारत की खबरें कितनी हैं, आप दिखाई दे जाएगा। तो जब आप खबरों का प्रसारण करते हैं, कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, तमाम बहुत सारे जो कम्युनिकेशन जो आप प्रसारित करते हैं, मसलन दूरदर्शन के लिए बहुत आसान है यह करना कि वो मुख्य समाचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो कवरेज दिखा दे, लेकिन आंध्रा के या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कवरेज दिखाया ही नहीं। यह उसकी सामान्य प्रकृति रही है। इसने उत्तर और दक्षिण के बीच के टकराव को बढ़ावा दिया, और एक और चीज को बढ़ावा दिया, वो ये कि पुराने संकीर्णतावादी विचारों, आध्यात्मिक विचारों को खूब प्रसारित किया गया टेलीविजन से। और अब तो क्या है कि अब तो इंडिपेंडेंट चैनल हैं इस सब के प्रचार प्रसार के लिए, आस्था से लेके, संस्कार से लेके और साधना से लेके तमाम चैनल हैं। एक और चीज की गई, वो यह कि दक्षिण के लोगों की हिंदी एवं इंग्लिश भाषा की अभिव्यक्तियों को विकृत ढंग से पेश किया गया, उसे उपहास का पात्र बनाया गया, जिससे उनके प्रति घृणा का संचार होता है। अब हिंदी सिनेमा उठाइए, उसमें भी ये बीमारी दिखाई देगी, और टेलीविजन उठाइए, उसमें भी बीमारी दिखाई देगी। एक और चीज है, बहुत ही भयानक चीज है, जो मैं अब मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। उस समय जो कवरेज आता था, उस कवरेज में वो ये था कि राजनीतिक कार्यक्रमों में बंगालियों और गुजरातियों को बहुत ही हास्यास्पद ढंग से चित्रित किया जाता था। अब जब से ये नरेंद्र मोदी आए हैं तब से वो गुजराती फिनोमिना दूसरी दिशा में चला गया है। अब गुजराती हर जगह डोमिनेट कर रहा है, और उसने कान में तेल डाल लिया, वो सुनता ही नहीं है। फोर्थ टेंडेंसी जो थी, जो कि अभी भी है, वो ये कि मुसलमानों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में स्टीरियोटाइप कम्युनिकेशन को और उसके निरंतर सूचना प्रवाह को बनाए रखा गया। पांचवी प्रवृत्ति जो कि नोटिस की गई, वो ये कि हैं उन जाति अल्पसंख्यकों के प्रति उनके संस्कारों, उनकी जीवन शैली, उन सबके प्रति एक अजीब किस्म के बेगाने भाव और एक तरह से अनटचेबल भाव का खूब प्रदर्शन किया गया। और यही वह जगह थी, ये कई मीडिया पर बनी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी ये फाइंडिंग है कि इस तरह के कवरेज ने आम जनता में आक्रोश, असंतोष और राष्ट्रीय बोध को क्षतिग्रस्त किया। और ये वह जगह है जहां से कि हमें इस मॉडल के बारे में, इसके चरित्र के बारे में सोचना चाहिए। सवाल यह कि हम क्या करें, हमारे पास तरीका क्या है।
हम कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे कि इसमें एक जो पढ़ के मैं बात खत्म करूंगा वो ये कि असल में भाषाई अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास एवं सांस्कृतिक उन्नयन के पक्ष में दूरदर्शन के दृष्टिकोण को मोड़ने का सवाल सामाजिक विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। दूरदर्शन कार्यक्रमों में इन तबकों की उपेक्षा अथवा इनकी स्टीरियोटाइप छवि की प्रस्तुति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शासकों की तरफ से इन तबकों के प्रति लिखित रूप में समान अधिकारों एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा किए जाने का वायदा किया गया है, पर हकीकत में दूरदर्शन का 1% समय भी इन तबकों की जिंदगी एवं जरूरतों को प्रसारित करने के लिए खर्च नहीं किया जाता, जबकि यह आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बुनियादी तौर पर बृहत्तर गरीब समाज के प्रति दूरदर्शन का उपेक्षा भाव ही इस बुनियादी दृष्टिकोण का निर्माण करता रहा है। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन की प्रक्रिया का समूचे समाज के विकास के साथ गहरा संबंध है। अगर दूरदर्शन विकास मूलक माध्यम का दृष्टिकोण विकसित करे तथा सरकार भी अपनी आर्थिक नीतियों की दिशा को जनोन्मुख बनाए तो समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अनकोट। सबसे ज्यादा समय किसे मिलता है? टेलीविजन के कवरेज का 90 मिलता है मध्य वर्ग के लोगों को। मध्य वर्ग में भी एक खास हिंदू मध्य वर्ग के लोगों को, उत्तर भारत के मध्य वर्ग के लोगों को। खबरों में भी यह असंतुलन बना हुआ है। खबरों में भी ग्राम्य भारत, क्षेत्रीय भारत वो एक तरह से गायब है। दलितों की, अल्पसंख्यकों की, एससी एसटी की, इन तमाम के जीवन की खबरें एक तरह से गायब हैं। खबरें होती ही नहीं है उनकी। सिर्फ महानगर केंद्रित और कैपिटल केंद्रित दिल्ली और कुछ मंत्रालयों पर केंद्रित, पीएमओ, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और अभी चूंकि कोरोना चल रहा है तो अभी थोड़ा सा हेल्थ मिनिस्ट्री। 60 से ज्यादा विभाग हैं हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के, लेकिन किसी खबर नहीं मिलती आपको। तो एक बहुत सीमित दायरे में कम्युनिकेशन और स्पेस फिक्स किया हुआ है। बृहत्तर समाज इस स्पेस से एकदम गायब है, और यही वह जगह है जहां से कि यह अधिनायकवादी संचार की प्रक्रिया हमारे जीवन में दाखिल होती है। इस प्रक्रिया को बदलने के लिए जरूरी है कि इस स्पेस का संतुलित ढंग से किया जाए, खबरों का बंटवारा किया जाए। मतलब मैं आप एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं सोचने के लिए। आप यहां से देखिए, क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के घरों में, इलाकों में, बस्तियों में कोई समस्या है कि नहीं है? अगर है तो उसका कवरेज पहले क्यों नहीं आता? टेलीविजन या रेडियो को क्या परेशानी है वहां जाके रोज एक रिपोर्ट फाइल करने में? क्या मजदूरों और किसानों के जीवन में कोई समस्याएं हैं कि नहीं है? जब मजदूर हड़ताल करेंगे तो सारा देश का मीडिया एक तरह से गाली देने के लिए मैदान में उतर जाएगा। लेकिन मजदूरों की जो समस्या होगी तब आपका न टेलीविजन जाएगा, न रेडियो जाएगा, न उसका कोई कवरेज नीचे दिखाई देगा। हिंदुस्तान की संचालक शक्ति कौन? आपको लगेगा हिंदुस्तान को चलाने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, और कुछ उनके साथ में जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो हैं, और कुछ उनके जो लघुए भगुए विचारवान लोग हैं वे हैं। मुश्किल से 1 दर्जन लोग नहीं है। हिंदुस्तान के उद्योगों को चलाएं मजदूर, हिंदुस्तान में खेती करें किसान, लेकिन उनका कवरेज
महीनों और सालों तक ना आए, उनकी समस्या के बारे में कभी कवरेज ही ना आए, तो ये चिंता की चीज होगी। जाहिर है टकराहट बढ़ेगी, असंतोष भी बढ़ेगा। सो टेलीविजन ने एक जानबूझ के एक ऐसा सुगम मार्ग चुन रखा है, वो चाहे वो निजी टेलीविजन हो चाहे वो सरकारी टेलीविजन हो, इन्होंने एक सुगम मार्ग चुन रखा है। सुगम मार्ग क्या है? कैपिटल केंद्रित रहो, कुछ मंत्रालयों तक केंद्रित रहो और कुछ विषय चुन लो जिस पर कोई खर्चा ना हो। जैसे अब सुशांत सिंह की राजपूत की रिपोर्ट को तैयार करने में कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि जांच कहां होनी है? जांच जहां भी होनी है वहां के खाली रिपोर्टर को भेजते रहो, कहते रहो भैया रिपोर्ट भेजता रहे बस खाली। लेकिन त्रिवेंद्रम में कोरोना को लेकर क्या हो रहा है उसकी रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, भेजने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो आपके पास में कोई रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट के नाम पर क्या है? सरकारी बयान। बृहत्तर समाज अभी जिस समस्या से जूझ रहा है उस समाज, और कवरेज किसका है? जो अपने आप में बहुत ही, जिसे कहें कि बहुत छोटी सी समस्या है, एक नायक ने, अभिनेता ने आत्महत्या की है, उसकी जांच की रिपोर्ट आ ही सकती है, उसके बारे में कवरेज आ ही सकता है, लेकिन वो ऐसा कवरेज नहीं होगा कि खाली वही कवरेज होगा और कोई कवरेज ही नहीं होगा। सिर्फ प्रधानमंत्री का भाषण होगा और कोई कवरेज ही नहीं होगा। ये तो ये जो कवरेज का जो समय आवंटन है, ये जब तक डेमोक्रेटाइज नहीं किया जाता, इसमें संतुलन पैदा नहीं किया जाता, आप इस मॉडल को बदल नहीं सकते। तो क्या हम अपने लिए ये मांग उठाने के लिए तैयार हैं? क्या राजनीतिक दल ये मांग उठाने के लिए तैयार हैं? क्या वे ये अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? आप पता कीजिए, आप पता कीजिए कि केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में, आंध्रा में विपक्ष की सरकारें हैं। कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की कि टेलीविजन पर किस तरह कवरेज आ रहे हैं उनकी खबरों को लेकर, खासतौर पर नेशनल टेलीविजन के जरिए, क्षेत्रीय टेलीविजन के जरिए आपको कोई रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि सरकारों की कोई दिलचस्पी नहीं है, राजनीतिक दलों की कोई दिलचस्पी नहीं है। साक्षरता के लिए, खासतौर पर माध्यम साक्षरता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल मीडिया के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचें और निरंतर सोचें और निरंतर फीडबैक तैयार करें। ये जो अभी जो हंगामा बरपा हुआ है फेसबुक को लेकर, मैं पिछले 5 साल से लगातार फेसबुक पर लिख रहा हूं कि फेसबुक का बीजेपी के लोगों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आपके जेहन में कब बात आती है? जब वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह बात छपेगी तभी आपके जेहन में यह बात आएगी। क्यों? वॉल स्ट्रीट जर्नल में ऐसी क्या खास बात है जो हम में नहीं है? सिर्फ फर्क इतना है कि हम नागरिक हैं और वो एक बड़ा अखबार है। एक नागरिक की आवाज, और जब तक राजनीतिक दल नहीं सुनेंगे, आप मीडिया के मॉडल को आप बदल नहीं सकते, उसके खिलाफ खड़े नहीं कर सकते। राहुल गांधी कोई बच्चा नहीं है, राहुल गांधी अबोध व्यक्ति नहीं है जो कि ये जानते ना हो कि फेसबुक का कौन इस्तेमाल कर रहा है और कब इस्तेमाल कर रहा था। मीडिया की साक्षरता को पैदा किए बिना, मीडिया के बारे में लोगों को साक्षर किए बिना आप मीडिया के बारे में लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते। सवाल यह, क्या आप मीडिया के बारे में बच्चों को क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में आप अच्छी चीजें पढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मीडिया की शिक्षा को एक अच्छी शिक्षा के तौर पर विकसित करना चाहते हैं? हम चाहते नहीं, बल्कि हमारे यहां कोशिश क्या हो रही है? हमारे यहां कोशिश ये हो रही है, अगर कहीं मीडिया पढ़ाया जा रहा है तो उसे और कोर्स से निकाल दो।
क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जगदीश्वर जी ने किताब, अरे यार जगदीश्वर जी को मारो गोली, तुम किताब खुद लिखो, कोर्स में लगा दो, लेकिन मीडिया पढ़ाओ। मैं ऐसे हिंदी के दर्जन भर प्रोफेसरों के नाम जानता हूं जो आए दिन, नामवर सिंह से लेकर और नीचे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों के नाम जानता हूं जो कि अपने में मीडिया पढ़ाना पसंद नहीं करते। अरे जब आप हिंदी में एमए कराएंगे और वो मीडिया के बारे में नहीं जानेगा तो वो एकदम बजर बट्टू की तरह निकलेगा हिंदी से एमए, उसे कोई ज्ञान नहीं होगा। और यही वजह कि हमारे यहां एमए तो निकल रहे हैं लेकिन बजर बट्टू होते हैं, वो उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। उस विद्यार्थी प्रोफेसर भी उतना ही बड़ा इडियट है जितना बड़ा इडियट वो विद्यार्थी है। सो मीडिया की अवेयरनेस एक कंपलसरी चीज है। वो जब तक अच्छे ढंग से पाठ्यक्रम में शामिल न किया जाए उसे, आप लोगों की चेतना और शिक्षित वर्ग की चेतना नहीं बदल सकते। तो हमारे यहां तो पूरी की पूरी एक लॉबी, उन लोगों की लॉबी जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, वो लॉबी ये काम कर रही है कि मीडिया पढ़ाया ना जाए, सिर्फ साहित्य पढ़ाया जाए। साहित्य पढ़ के कहां जाएगा? साहित्य पढ़ के क्या उसे समाज समझ में आता है? वो दिन भर खाना खाता है, पानी पीता है मीडिया का, वो साहित्य नहीं पढ़ता। जो लड़का साइंस पढ़ रहा है, जो लड़का सोशल साइंस पढ़ रहा है, जो लड़का साहित्य पढ़ रहा है, उसे मीडिया कंपलसरी तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि मीडिया को सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे देखते हैं, उसका उपभोग करते हैं। सो मीडिया की अवेयरनेस, मीडिया की साक्षरता, मीडिया की शिक्षा आप पैदा किए बिना आप इस मीडिया के मॉडल के बारे में नई बहस जनरेट ही नहीं कर सकते। और हमारे यहां तो मीडिया के प्रति जैसे कहें कि मीडिया तो एकदम अनटचेबल सब्जेक्ट है, बेकार की चीज है। अरे क्या टेलीविजन पर बात करना है, बकवास चीज है। अब बताइए, जिस टेलीविजन को 30 करोड़ लोग रोज देखते हो, उस टेलीविजन के बारे में वे कहते हैं कि बकवास चीज है। और मूल्यवान चीज कौन सी है? मूल्यवान चीज वह है जो कि साहित्य की किताब जिसको मुश्किल से 50 लोग नहीं पढ़ते। आधुनिक समाज को बनाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका, आधुनिक मनुष्य के मन को बनाने में, उसके वैल्यूज को बनाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका। इस भूमिका को पहचानने के लिए जरूरी है कि मीडिया की शिक्षा को हर स्तर पर कंपलसरी किया जाना चाहिए। मीडिया की हर स्तर पर कंपलसरी शिक्षा ही मीडिया साक्षरता की गारंटी है। मीडिया के प्रति तदर्थ भाव जब तक रहेगा, उपयोगी है तब तक इस्तेमाल करो, उपयोगी नहीं। मीडिया रहेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं लिखूं या ना लिखूं, मीडिया रहेगा। हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जिन लोगों ने ओपन यूनिवर्सिटी बनाई। हमें सीखना चाहिए उन मार्क्सवादियों से जो यूरोप के मार्क्सवादी हैं, ब्रिटेन के हैं, अमेरिका के हैं, जर्मनी के हैं। और हिंदुस्तान में तो मार्क्सवादियों का मीडिया से 3 तेरह का रिश्ता है। समाज बदलना चाहते हैं हम लोग, मार्क्सवाद पढ़ के समाज बदलना चाहते हैं, लेकिन मीडिया को नहीं पढ़ेंगे, मीडिया को नहीं जानेंगे तो आप समाज नहीं बदल सकते। समाज बदलने के लिए जितना जरूरी है मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों का संगठन, उतना ही जरूरी है मीडिया का होना और मीडिया के बारे में सही समझ का होना। मीडिया के बारे में सही समझ का प्रचार प्रसार किए बिना आप मजदूरों, किसानों के संगठनों को आप जिंदा नहीं रख सकते। आप अगर उसकी अवहेलना करेंगे तो वही स्थिति होगी जो फ्रांस में कम्युनिस्टों की हुई, वही स्थिति होगी जो अमेरिका में कम्युनिस्टों की हुई, हाशिए पर चले गए। सीखें माध्यम साक्षरता को हर स्तर पर, क्लास 10 में, क्लास 11 में, हर स्तर पर उसे कंपलसरी किया जाना चाहिए और उसकी एक निरंतर धारावाहिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और यही वह जगह है जहां से कि ये बर्फ पिघलेगी।
भारतीय परिप्रेक्ष्य के निर्माण के लिए जरूरी है, जितना कि आप भारत की संस्कृति की शिक्षा दें, उतना ही जरूरी है कि भारत के माध्यमों की भी शिक्षा दें, जिससे कि भारत के माध्यमों के प्रति लोगों के अंदर आलोचनात्मक विवेक पैदा हो। बिना आलोचनात्मक विवेक पैदा किए आप मीडिया को बदल नहीं सकते, इस समाज को भी बदल नहीं सकते। और इस समाज को बदलने के लिए जरूरी है कि आप मीडिया के बाहर जाएं और फिर मीडिया के अंदर आए। हमें तो मीडिया में जो सुन लिया उसके बाद तो बाहर जाते ही नहीं है। एक जमाना था जब प्रिंट टेक्नोलॉजी में हम अखबार में जो पढ़ते थे उसके बारे में हम आपस में दोस्तों से बहस मुबाहिसा करते थे, चर्चा करते थे। लेकिन जब से टेलीविजन आया, टेलीविजन ने आने के बाद में हमारी एक दूसरे से बात करने की संभावनाएं खत्म कर दी। अब हम खुश हो जाते हैं कि हमने रवीश का प्रोग्राम देख लिया, हम उस पर संवाद नहीं करते। टेलीविजन आपके जीवन में तब नियंत्रण स्थापित करता है और कंट्रोल स्थापित करता है जब आप अकेले होते हैं, जब आप किसी से बात नहीं करते। टेलीविजन के हर एक कार्यक्रम के बारे में आप अपने दोस्तों से बात करें, लिखें उसके बारे में, पूछें उनसे, चर्चा करें। टेलीविजन के बारे में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास की यह पहली सीढ़ी है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अरे जरा रवीश का प्रोग्राम सुन लो। अरे रवीश के प्रोग्राम में क्या है इस पर चर्चा करो, सही गलत क्या है इस पर चर्चा करो। ऐसा नहीं कि रवीश के प्रोग्राम में सब कुछ सही होता हो, गलत नहीं होता हो, रवीश को भी नहीं मालूम। टेलीविजन के इस टॉक शो की जो सबसे बड़ी आयरनी है और ट्रेजेडी है वो यही है कि वह आपकी बोलने की क्षमता यानी आपकी अभिव्यक्ति को छीन लेता है। जब आप यही कहते हो, खुश होते हैं कि रवीश ने क्या बात कही है, रवीश ने क्या शानदार प्रोग्राम किया है, इसका मतलब है कि आपके पास में अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब देखिए कि कितने लोग हैं जो रवीश के कार्यक्रम का मूल्यांकन पेश करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे चर्चा नहीं करना चाहते। वाद विवाद करने से ज्ञान की सृष्टि होती है, वाह वाह करने से ज्ञान की सृष्टि नहीं होती। टेलीविजन ने वाह वाह करने वालों की जमात पैदा की है, उसने ज्ञान पैदा करने वालों की जमात पैदा नहीं की है। और यही वह जगह है जहां से कि आपको टेलीविजन के चरित्र को, रेडियो के चरित्र को बदलने की जरूरत है। आप वाह वाह से निकले बाहर, वहां जो कहा जा रहा है उसे लिखें, लिख के संप्रेषित करें, तब आप नॉलेज सोसाइटी में दाखिल होंगे, क्या ज्ञान समाज के निर्माण में दाखिल होंगे जो कभी है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए जरूरी है कि हम टेलीविजन पर, चाहे वो जिसका प्रोग्राम हो, वो राजदीप सरदेसाई का प्रोग्राम हो, वो रवीश कुमार का प्रोग्राम हो, वो अर्णव गोस्वामी का प्रोग्राम हो, उन सब पर खुल के लिखें, डिटेल्स में लिखें, उस पर बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। आपके प्रोग्राम न देखने से टेलीविजन कमजोर नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि हम टेलीविजन नहीं देखते, आप नहीं देखते तो क्या है, टेलीविजन दूसरे लोग तो देखते हैं, समाज तो देखता है, समाज के पॉलिसी मेकर्स तो देखते हैं। टेलीविजन का काम है वह लोगों के संस्कार और आदतें निर्मित करता है। आप नहीं देखेंगे तब भी आपकी आदत और संस्कार वो बनाएगा। ये गलतफहमी आपको कि आप नहीं देखते इसलिए आप उसके प्रभाव से अछूते हैं। गलतफहमी आपको, आपकी शर्ट बदल गई, आपका पैंट बदल गया, आपका कोट बदल गया, आपके तमाम किस्म के खाने पीने के तरीके बदल गए, आपके घर की अंदर की सजावट बदल गई टेलीविजन के कवरेज से। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप तो कहते थे कि हम तो टेलीविजन नहीं देखते। टेलीविजन से एस्केप करना टेलीविजन का विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। टेलीविजन का विकल्प है, टेलीविजन को देखो, टेलीविजन में हस्तक्षेप करो, टेलीविजन पर बातें करो, चाहे जिसका प्रोग्राम हो, कस के लिखो। वही जगह है जहां से कि आप एक विकल्प की सृष्टि करते हैं। एस्केप
टेलीविजन को कमजोर नहीं बनाता। पलायन करने से, न देखने से टेलीविजन और ज्यादा ताकतवर बनता है। देखो, बोलो और लिखो, शेयर करो, तब टेलीविजन कमजोर होगा। ओपिनियन बनाने से टेलीविजन बदलेगा। ओपिनियन को न देने से टेलीविजन नहीं बदलेगा। जैसा कि लोग कहते हैं हम तो टेलीविजन नहीं देखते। हम टेलीविजन देखते हैं, इधर कम देखता हूं। पहले मैं 8-8, 10-10 घंटे टेलीविजन रेगुलर देखता था, क्योंकि जब मुझे लिखना, सोशल मीडिया। लेकिन टेलीविजन को देखे बिना आप टेलीविजन को बदल नहीं सकते। सोशल मीडिया को देखे बिना, सोशल मीडिया को समझे बिना आप सोशल मीडिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। माध्यम को जानने के लिए जरूरी है, जैसे हम लोग कहानी पढ़ाते हैं, तो कहानी पढ़ाने के लिए जरूरी है कहानी के बारे में हमें जानकारी हो, कहानियों के बारे में जानकारी हो, विभिन्न लेखकों की कहानियों के बारे में जानकारी हो। यह कैसे संभव है कि हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ाएंगे और प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे खाली और जाके क्लास में पढ़ा देंगे? आप अच्छे कहानी के टीचर नहीं बन सकते। टेलीविजन देखें और टेलीविजन के बारे में लिखें, क्रिटिकली लिखें। वही जगह है जहां से कि माध्यम साक्षरता दाखिल होती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।